बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अहलुहु। तो बेटे, आज जो टॉपिक हम लेकर आपके साथ मुखातब होने वाले हैं, दैट्स अ ड्रॉबैक्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस टॉपिक को मेरे लिए समझाना आसान कर दे और आप सब के लिए इसको समझना आसान कर दे और इस इल्म को हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। तो जैसे हमने पहले बात कही कि जो रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल प्रपोज किया था, तो इसके प्रपोज करने के बाद, नया मॉडल प्रपोज करने के बाद, जो इससे पहला प्रपोजल था एटम के मॉडल के बारे में, दैट वाज अ प्लम पुडिंग मॉडल, वो तो टोटली रिजेक्ट हो गया था। लेकिन इसका जो मॉडल था, इसमें हमने एक्नॉलेज किया है कि इसने एक बहुत बड़ा काम किया था, लोगों को सोचने पर मजबूर किया था कि एटम का मॉडल कैसा है, इसके ऊपर मजीद जो है वो तहकीक की जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बयान किया जाए। और इसने दूसरे अल्फाज में एटम का मॉडल कैसा है उसको समझने के लिए एक बुनियाद रख दी थी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इसके ड्रॉबैक्स थे इसके मॉडल में। तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे, ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी है, तो उसको गौर से देखिएगा। तो इसके मॉडल को समझने से पहले ना बेटे, इसके ड्रॉबैक्स को समझने से पहले तीन चीजों के बारे में अच्छा नॉलेज होना आपके लिए लाजिम है। जब ये तीन चीजें होंगी तो ड्रॉबैक्स तो इसके 2 लाइंस के हैं, वो तो मुश्किल ही नहीं है, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और वो फिर मुश्किल नहीं होंगे जब आप इस बात को समझ लोगे। तो एट द टाइम ऑफ रदरफोर्ड, रेडिएशन के बारे में जो उस वक्त तक थ्योरी थी रेडिएशन को लेकर, वो दैट वाज थ्योरी वाज अ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, जो एनर्जी मैटर से एक्सचेंज होती है, यानी एटम में या ऐड होती है या रिलीज होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होती है एनर्जी। तो एनर्जी को लेकर या रेडिएशन को लेकर जो उस वक्त थ्योरी थी, दैट थ्योरी वाज क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो गोया इसका मॉडल किस आईने पर रखकर देखा जाएगा, जो उस वक्त रेडिएशन या एनर्जी को लेकर थ्योरी अवेलेबल थी, जो कंसेप्ट अवेलेबल था, उसकी बेस पर देखा जाएगा। ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन है क्या? इस थ्योरी के मुताबिक हर मूविंग चार्ज बॉडी जो है, अगर कोई चार्ज बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती है तो वो एनर्जी भी कंटिन्यूसली जो है वो रिलीज करती है। चार्ज बॉडी की एग्जांपल तो शायद आपको समझ बतलाना मेरे लिए मुश्किल हो आपको, लेकिन आप ऐसे समझ लें कि अगर कोई भी बॉडी मूव करती है, वो आपकी गाड़ी है, वो आपका मोटरसाइकिल है, तो जब वो मूव करेगी तो एनर्जी जरूर रिलीज करेगी जो उसके एग्जॉस्ट से रिलीज आउट होगी। तो ये थी क्या भाई, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन या क्लासिकल थ्योरी ऑफ एनर्जी, क्योंकि एटम से एनर्जी रिलीज भी होती है और अब्सॉर्ब भी होती है। दूसरा जो वर्ड आपको इसके ड्रॉबैक्स में को समझते हुए पढ़ने को मिलेगा, वो स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है, इसको बात को समझिए। अगर जो सनलाइट है उसको हम प्रिज्म में से पास करें, तो आफ्टर पासिंग द प्रिज्म, ये जो सनलाइट है, व्हाइट कलर है इसका, ये दर हकीकत 7 कलर्स का मजमुआ है। वो 7 कलर्स को जब हम सम अप कर लेते हैं तो ओवरऑल कलर, न्यू कलर विल बी द व्हाइट कलर। वो 7 कलर्स में कौन कौन से कलर्स हैं? उसमें वायलेट है, उसमें इंडिगो है, उसमें ब्लू है, उसमें ग्रीन है, उसमें येलो है, उसमें ऑरेंज है और उसमें रेड है। इन तमाम कलर्स की जो रेज हैं उनकी एक कंसेप्ट आपने आगे चलकर पढ़ोगे, ये है हर वेव की एक वेवलेंथ होती है, तो इनको क्रस्ट कहते हैं। तो हर 2 क्रस्ट के दरमियानी फासले को किसी भी वेव की लेंथ कहते हैं। तो हर डिफरेंट कलर की वेव की लेंथ मेरा बेटा डिफरेंट होती है, तो एनर्जी भी डिफरेंट होती है। तो जब लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो ये अपने तमाम कंपोनेंट्स में बिखर जाती है या डिस्पर्स हो जाती है, क्योंकि एनर्जी हर कंपोनेंट की डिफरेंट है, वेवलेंथ हर कंपोनेंट की डिफरेंट है। तो ये जो डिस्पर्स फॉर्म ऑफ लाइट है, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी दूसरी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल ये है कि अगर बारिश जो है, 2-3 कंडीशंस अगर पूरी हो जाएं, कि बारिश सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त हो या गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले हो, सूरज या
जो है वो जो है यहां से ईस्ट पर हो या वेस्ट पर हो, तो बारिश होने के बाद मतला फौरन साफ हो जाए, यानी धूप निकल आए, तो फजा में उस वक्त क्या बिखरे होते हैं, उस वक्त वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स काम करते हैं किसका? प्रिज्म का। तो वो जो सन से लाइट आती है वो उस प्रिज्म में से जब पास करती है तो कैनवस या आसमान के दूसरी तरफ आप 7 रंगों को बिखरा हुआ देखते हैं, जिसको आप रेनबो कहते हो। तो वो असल में डिस्पर्स फॉर्म ऑफ लाइट है। उसको डिस्पर्स करने के लिए प्रिज्म का किरदार वाटर के ड्रॉपलेट्स कर रहे होते हैं उस वक्त अदा। तो जो डिस्पर्स फॉर्म ऑफ लाइट है, लाइट क्या है? एनर्जी है। तो इसको कहते हैं क्या भाई? प्रिज्म कहते हैं। तो इस बारे में ये वर्ड एक नया आपको पढ़ने को मिलेगा, तो उसके बारे में परेशान ना। तो तीसरा रूल है, उसको समझिए। ये बात समझेंगे तो ड्रॉबैक सारे समझ आ जाएंगे। कोई भी बॉडी अगर बेटे किसी सर्कल पर मूव कर रही है तो उसके ऊपर 2 फोर्सेस जो हैं वो असर अंदाज हो रही होती हैं। आपने कभी शायद किसी मेले या किसी सर्कस में आपका जाना हो तो वहां पर, या किसी, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो मौत का कुआं या डेथ वेल के ऊपर किसी को वो बाइक चलाते हुए देखा हो, तो वो बाइकर जो है वो आप समझ लें कि वो एक सर्कल पर मूव कर रहा होता है। तो कोई भी बॉडी अगर कोई सर्कल पर मूव कर रही है, जैसे कि हम एटम का मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल पर मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उस पर 2 फोर्सेस मेरा बेटा कार फरमा हो रही है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स उस बॉडी को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे ये एरो बता रही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस बॉडी को, उसको बाइकर समझ लें या इलेक्ट्रॉन समझ लें, उसको सेंटर से दूर ले जाने के लिए कार फरमा होती है, असरअंदाज होती है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसको बड़े गौर से समझिएगा। कोई भी बॉडी सेंटर पर सिर्फ उसी सूरत में रोटेट कर पाती है जब सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस पर असरअंदाज हो रही है, कर कौन रहा है? सेंटर, वो इक्वल हो किसके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो फिर वो बॉडी ना बाहर जा पाती है। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं, ना वो बॉडी सेंटर में गिरती है, तो फिर वो सर्कल के ऊपर रोटेट करती रहती है। इस बारे में समझिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर क्यों कौन करता, मैं भी बोला भी है। तो सेंटर एटम के केस में न्यूक्लियस ऑफर करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कैसे ऑफर करता है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कौन ऑफर करता है? गौर कीजिएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी खुद ऑफर करती है, खुद पैदा करती है, और इसकी डिपेंडेंस इस बॉडी की अपनी एनर्जी पर होती है। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा ऑफर कर रही होगी। आप कभी यकीनन हैरान होंगे कि वो डेथ वेल पर चलाने वाला बाइकर बाइक को, हालांकि वो बड़ा खतरनाक काम लगता है, तो वो खतरनाक काम भी कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इतना तो चिल कर रहा है, इतना वो क्या भाई जो है वो एंजॉय कर रहा है, कि उस बाइक को बड़ी तेजी से चलाता है। भाई तेजी से चलाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि जितनी तेजी से उस बाइक को वो हरकत देगा उतनी ही उस बाइक और उस बाइक पर बैठे हुए बाइकर की एनर्जी ज्यादा होगी। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो जो पैदा कर रहा है वो ज्यादा होगी। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों बढ़ाएगा? वो आपने देखा ग्रेजुअली उसकी स्पीड बढ़ाते जाएगा ताकि वो बैलेंस कर सके, वो इक्वल कर सके किसको? सेंट्रीपिटल फोर्स को, जो कि सेंटर उस बॉडी पर ऑफर कर रहा होता है। तो ये तो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर वो कर रहा होता, तो वो बाइकर उसकी स्पीड या एनर्जी को बढ़ाकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाता है, अनटिल अनलेस के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके क्या हो जाए? वो बराबर हो जाए। जब वो बराबर हो जाएगी तो वो बाइकर फिर कामयाब हो जाता है ऑन अ सर्कल उस बॉडी को रोटेट करने में। ये असूल है किसी भी बॉडी का सर्कल पर रोटेट करते रहने का। अगर इन तीनों चीजों की समझ आ गई है तो फिर ड्रॉबैक, 2 ड्रॉबैक है आपके सिलेबस में, वो आपके लिए समझना जरूरी नहीं है, मुश्किल नहीं है।
क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक चार्ज बॉडी जो मूव करती है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करती है। सॉरी फॉर दैट। तो अगर जो न्यूक्लियस के अराउंड इन एन एटम चार्ज बॉडी मूव करती है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इस थ्योरी के मुताबिक फिर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी अपनी रिलीज करते हैं, जिस वजह से एनर्जी जब वो रिलीज करते हैं तो कंटिन्यूसली उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होती जाएगी, डेफिनेटली आप समझते हैं ये डिक्रीजिंग एरो से बढ़ा दिया है कि उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके रिलीज होने वाली एनर्जी की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स से कम होती जाएगी, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो बढ़ चुकी होगी, जिसका काम है उस बॉडी को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करना, तो फिर वो न्यूक्लियस या सेंटर उस बॉडी को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से उसका ऑर्बिट का रेडियस जो है वो श्रिंक होता जाएगा और इवन के इवेंचुअली हत्ता के वो इलेक्ट्रॉन श्रिंक होता हुआ उसका रेडियस वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम होता है भाई, जिंदगी का अगर जिंदगी को कोई डिफाइन करने की आपसे रिक्वेस्ट करे तो जिंदगी की बेहतरीन डेफिनेशन ये है कि चंद अनासर का एक खास तरतीब में रूपजीर होना जिंदगी है। जैसे सांस ले रहा हूं और सांस की एक तरतीब है, ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा हूं। जब यह सांस लेने की तरतीब नहीं रहेगी, यानी मैं ऑक्सीजन इनहेल नहीं करूंगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल नहीं करूंगा, तो मौत वाकया हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसी तरह एटम का बाकी रहना, जिंदा रहने से मुराद यह है कि यह तरतीब बाकी रहे कि सेंटर में न्यूक्लियस रहे और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहे। अगर किसी भी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं तो वो तरतीब नहीं रहती, और तरतीब नहीं रहती तो एटम जिंदा नहीं रहता। एटम का मरना, एटम की डेथ मैटर की डेथ है, और मैटर की डेथ मेरी, आपकी और इस पूरा अर्ज में हर चीज की डेथ है, तो हर चीज बर्बाद हो जाएगी। तो फिर तो एटम को कोलैप्स कर देना चाहिए, यूनिवर्स सारी को कोलैप्स कर देना चाहिए। लेकिन अगर एटम कोलैप्स नहीं करता, यूनिवर्स आज भी जिंदा है, चल रही है, तो फिर जो रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल पेश किया था, जो कि इस थ्योरी की बेस पर पेश किया था, वो मॉडल गलत है, उसमें ये ड्रॉबैक है। इसके मुताबिक तो एटम को कोलैप्स कर देना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। जो दूसरा ड्रॉबैक है वो स्पेक्ट्रम के साथ रिलेटेड है। अगर इस थ्योरी को मान लिया जाए, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल इस थ्योरी के ऊपर बेस करता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है, रिलीज करता है, तो किसकी फॉर्म में, स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, तो फिर एटम से रिलीज होने वाली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूसली रिलीज होनी चाहिए। लेकिन देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि एटम से रिलीज होने वाली या अब्सॉर्ब होने वाली एनर्जी वो कंटिन्यूस बेसिस पर नहीं होती, बल्कि वो डिसकंटिन्यूस होती है। सम टाइम रिलीज होती है, सम टाइम अब्सॉर्ब होती है, और सम टाइम कोई एनर्जी चेंज नहीं होती। तो ये दो ड्रॉबैक्स हैं जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हैं। ये कोलैप्सिंग मॉडल अगर आप बना देंगे तो फिर आप ऐसे समझ लेंगे कि आपने इस आर्टिकल को क्या भी जेवरात पहना दिए। दैट इज ऑल अबाउट द ड्रॉबैक्स इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर आपको तरीके से समझाया जा सकता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मजीद हिम्मत बने और मैं आपकी ज्यादा मजीद बेहतर तरीके से हेल्प कर सकूं। अल्लाह हाफिज, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम।